वर्ष 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के से निर्वाचन क्षेत्र हसनपुर, जिला अमरोहा, तत्कालीन जिला मुरादाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। चौधरी रिफाकत हुसैन विभिन्न आंदोलनों के अंतर्गत जिला कारागार मुरादाबाद में बंदी रहे थे। वो जूनियर हाई स्कूल बछराऊं के प्रबंधक तथा अब्दुल्ला जूनियर हाई स्कूल हसनपुर के आजीवन सदस्य रहे। जनजीवन में उनकी विशेष रुचि थी। चौधरी रिफाकत हुसैन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्य के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतक के शोकाकुल परिवार तक पहुंचवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कुछ समय के लिए मौन रखें। विदिन ब्रैकेट सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय हाथरस न्यायिक जांच आयोग द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या खंड 1, खंड 2 व खंड 3 को जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं। वो संख्या 4 कुछ नहीं है, 5 कुछ नहीं है, संख्या 6 याचिकाएं। हाँ, आ जाएगी। श्री राजपाल सिंह बालियान नहीं है। श्री बेचई सरोज नहीं है। डॉक्टर सुराभी नहीं है। श्री महेंद्र पाल सिंह हैं। श्री अमरेश कुमार, श्री पीयूष रंजन, श्री दिनेश रावत, श्रीमती केतकी सिंह, श्रीमती मीनाक्षी सिंह नहीं है। श्री शफीक अहमद अंसारी नहीं। श्रीमती मिथिलेश पाल हैं। श्री राघवेंद्र कुमार सिंह नहीं है। इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया हैं। श्री अनिल पराशर हैं। श्री महेंद्र सिंह खड़गवंशी, श्री सर्वेश सिंह फिरोजाबाद नहीं। श्री संजीव शर्मा नहीं। श्री समरपाल सिंह हैं। श्री देवेंद्र सिंह राजपूत नहीं है। श्री मोहम्मद ताहिर खान, श्री हरिप्रकाश वर्मा, श्रीमती मनीषा अनुरागी, श्री अखिलेश यादव, ओम प्रकाश सिंह हैं। श्री मनोज कुमार पारस हैं। श्रीमती गुड़िया कठेरिया नहीं। कहाँ है? घर में है ना? कहाँ? श्री अनिल प्रधान हैं। श्रीमती राजबाला नहीं। श्री तूफानी सरोज हैं। श्रीमती राजबाला नहीं। श्री तूफानी सरोज हैं। श्री गुरु प्रसाद मौर्य हैं। श्री कैलाश नाथ शुक्ला, श्री महबूब अली हैं। अब मंत्रियों के द्वारा वक्तव्य 315 में कोई सूचनाएं नहीं है। मंत्रियों ने वक्तव्य कार्य स्थगन। अब नियम 56 का श्री अतुल प्रधान ही बोलेंगे और भी कोई बोलेगा इस पे? एक आदमी और, 2 लोग बोलेंगे? नहीं, जिनके नाम होंगे वही नियम 56 के अंतर्गत अख्तर भाई कौन लोग इसमें? आपने जिस कौन 2 लोग बोलेंगे? विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, आयता पर बोलिएगा। मान्यवर, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है
जिसमें जान गई 9 लोगों की और मान्यवर 60 से 70 लोग उसमें घायल रहे। और ये हादसा उस समय पर हुआ जिस समय पर हमारा कुंभ चल रहा था। एक तरफ कुंभ वाला हादसा था और दूसरी तरफ बड़ौद में, बागपत के बड़ौद में ये बड़ा हादसा हुआ मचान गिरने से। जो हमारा जैन धर्म है वो प्रतीक है अहिंसा का। जैन समाज हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मान्यवर प्राचीन श्रमण संस्कृति का ये अनुसरण करता है। जो हमारा जैन समाज है वो अहिंसामय धर्म है और प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति उसके अंदर करुणा का, दया का और रक्षा का भाव है। ये ऐसा धर्म जो राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान मान्यवर देता है। इसकी खासियत यह है कि कम आबादी, यहाँ अल्पसंख्यक समाज होने के बावजूद भी ये इस देश में सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स देने का काम कर रहा है। मान्यवर जैन समाज के लिए मान्यवर ये ख्याति जैन समाज की है कि जैन समाज सबसे ज्यादा गौशालाएं संचालित करता है। हमारे जैन समाज की मान्यता है कि हर शहर में जैन समाज से संबंधित धर्मशालाएं, जैन समाज से संबंधित आपके विद्यालय, महाविद्यालय, ये सब जगह आपको आसानी से नजर आ जाएंगे। मैं मान्यवर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जब जैन धर्म की बात आती है तो प्रथम तीर्थंकर जो हुए हैं भगवान आदिनाथ और जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, जो 24वें तीर्थंकर हैं, वो भगवान महावीर स्वामी जी हैं। हर अच्छा भाव रखता है जिसकी एक ख्याति है अहिंसा परमो धर्म, जो अहिंसा का परिचय देने वाला है। और ऐसी अहिंसा जो माननीय गांधी जी ने भी जिसको मानने का काम किया। मान्यवर मैं उस धर्म की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब उसके साथ हादसा हुआ, ये पूरी की पूरी सरकार मान्यवर जाति और धर्म के द्वेष वाली पूरी सरकार है। जब ये इतना बड़ा हादसा जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके मोक्ष। Thank you very much. It's a great honor to have Prime Minister Modi. माननीय अध्यक्ष जी, अंकित प्रश्न संख्या 1 इंजीनियर सचिन यादव। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा प्रश्न प्रदेश के करोड़ों सरकारी नियमों को हटाते हुए क्या उनको अब विद्युतीकरण जो है उसको योजना से आप उनको एडजस्ट करेंगे? अगर हमारे विभाग में इतनी रुचि है तो थोड़ा और पढ़ना चाहिए। माननीय सदस्य को ये जानकारी नहीं है, तो बिना पढ़े तब पूछ रही हैं। हाँ जी, बीपीएल माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विभाग में व्यवस्था है और माननीय सदस्यों को जानकारी भी होगी कि बीपीएल के लिए हम जो चार्ज लेते हैं उसमें बहुत बड़ी राहत के साथ कनेक्शन देने की हमारी व्यवस्था है, सभी को मालूम है। उसी प्रकार से जो गरीब उपभोक्ता है, लाइफ लाइन कंज्यूमर है, जिस उसके लिए उसको जो है लगभग 50-53% राहत के साथ हम बिजली देते हैं। और इस बजट में, जब मैं बजट पे बोल रहा था, आपने सुना नहीं शायद उस बात को,
कि इस बजट में लाइफ लाइन कंज्यूमर्स को राहत से बिजली देने के लिए, सब्सिडाइज्ड दाम पर बिजली देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 2000 करोड़ रुपया हमको दिया है। उसी प्रकार जो अन्य जो लाइफ लाइन कंज्यूमर नहीं है उनको भी राहत दर से बिजली देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने उदारता के साथ हमको पैसा दिया। रही बात आपके अभी आगे फिर पूछना, फिर बताइए। रही बात आगे फिर स्टेशनों को बजट का, रही बात आपके सब स्टेशनों को, रही बात आपके सब स्टेशनों को सप्रमाण या अनुपातिक रूप में पैसे देने की, तो इसमें आप अपना ही नुकसान करेंगी। जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ थोड़ा पिछड़ा है तो थोड़ा उनको ज्यादा मिल जाता है, आपको भी ज्यादा दिया गया है। धन्यवाद। पंकज पटेल, प्रश्न संख्या 6। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था कि लो वोल्टेज की बढ़ती समस्या के निवारण के लिए सरकार कोई योजना बनाएगी, जवाब माननीय अध्यक्ष जी बहुत लंबा चौड़ा आया है। मुझे लग रहा है कि विद्युत विभाग में जितनी योजनाएं थी सबका यहाँ जिक्र किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसको देखने के बाद यह लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर काम 50 से 60% पूरा किया है माननीय मंत्री जी। 3 सालों में 50 से 60%। मुझे नहीं लग रहा है मंत्री जी अपने कार्यकाल में ये काम पूरा कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, जो लो वोल्टेज की समस्या आज पूरे प्रदेश में भी, आपके यहाँ भी होगी माननीय अध्यक्ष जी। हमारे यहाँ नहीं है तो अध्यक्ष जी हमारे यहाँ भी खत्म करा दीजिए, आपके यहाँ अगर नहीं है तो। माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली विभाग का मानक है, माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली, अरे यार सबसे थोड़ी पूछा, मेरे को पूछा, सबका नाम थोड़ी लिया, सब उत्तर देंगे। मेरा नाम लिया, मैंने उत्तर दिया। 240 तक रहना चाहिए। रुक जाओ यार। माननीय अध्यक्ष जी, जो बिजली विभाग का मानक है वोल्टेज का, वो 220 से 240 होना चाहिए। तो इतनी योजनाएं, इतना उत्तर आने के बाद मुझे एक संशय हुआ कि अगर माननीय मंत्री जी इतना काम कर रहे हैं तो आज फिर से अपने क्षेत्र में एक बार पूछना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं सदन के लिए निकला तो मैंने फ़ोन से सबसे पहले मैंने अपने ग्राम सभा में फ़ोन लगाया तो वहाँ का जो वोल्टेज आया, हमारे माननीय मंत्री जी अगर चेक कराना चाहे तो चेक करा लेंगे। चकनवाबाद ग्राम सभा है मेरा, वहाँ का वोल्टेज 150 है। दीपकपुर ग्राम सभा, वहाँ का 160 वोल्टेज है। बुधना का 170 है। बेनीपुर का 150 है। पूरा कुदई का 150 है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी ठंडी चल रही थी, अब गर्मी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जब अभी इतना कम वोल्टेज है तो जब गर्मी का टाइम आ जाएगा उस समय तो ये सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जब विद्युत की ज्यादा मांग होती है मई, जून, जुलाई में, उस समय ज्यादा जरूरत रहेगी। जब मंत्री जी अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आगे कैसे देंगे? माननीय मंत्री जी से मेरा ये जानना है कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे ट्रांसफार्मरों को जो ओवरलोडेड हैं या वोल्टेज कम, इनको चिन्हित करा के उनकी क्षमता बढ़ाने का काम करेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो दूसरा प्रश्न था वो था कि बांस बल्ली के सहारे जो विद्युत तार खींचे गए हैं, क्या सरकार उसकी जगह पोल लगवाएगी? माननीय मंत्री जी का उस पर भी जवाब आया है कि ये नवीन जिला विद्युत योजना के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। आज भी हमारे देश में और प्रदेश में बांस बल्ली के सारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सभी यहाँ जितने सदस्य बैठे हैं, बाकी उधर वालों की इच्छा है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, इधर वालों के सभी की इच्छा है कि हम अपने विधानसभा में कम से कम बांस बल्ली मुक्त तारों को ग्रामीणों तक पहुंचवा लें। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे ग्राम सभा कई बार हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को भी दिया लिख पढ़ के और संबंधित अधिकारियों को दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार मैंने सदन में भी उठाया था कि हमारे यहाँ के कुछ मजरे ऐसे हैं जहाँ बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से 1-2 गांव गिनाऊंगा। माननीय मंत्री जी, इस पे आप फोकस कर लीजिए। बहुत सारी समस्याएं हैं और जो मैं ये बता रहा हूं
ये दलित बस्तियां हैं और हरिजन बस्ती हैं और उसमें मुसहर बस्ती ज्यादा है। जहां तक आज विद्युतीकरण नहीं हुआ है या वहां बांस बल्ली के सहारे दिया जा रहा है, जिसमें सुहासा प्रजापति बस्ती है, फत्तूपुर कला मुसहर बस्ती है, उसके बाद पांडेपुर पाल बस्ती है, अरुआ पाल बस्ती है और करौदा पटेल बस्ती है, सलारपुर मौर्या बस्ती है, आमेपुर हरिजन बस्ती है। अरे वो ठीक है, प्रश्न पूछ लो, अब अलग-अलग बस्तियों का उत्तर थोड़ी होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आजादी के आज 75 साल बाद भी ये लोग उपेक्षित हैं, तो सरकार इस पे ध्यान दे और इस पे कार्रवाई करे। और माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे 2-3 छोटे-छोटे अनुपूरक हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, प्रदेश में बांस बल्ली के सहारे जो विद्युत आपूर्ति की जा रही है, उसकी जगह खंभे लगवाकर सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति कराने पर सरकार विचार करेगी? हाँ, तो तब तक नहीं क्यों? माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा है, प्रदेश में सभी उपकेंद्रों पर माननीय अध्यक्ष जी जो लो वोल्टेज है, अगर पूछ लो भाई, 4-5 मिनट हो गए। नहीं देखो, कैपेसिटर बैंक लगाकर लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए क्या सरकार विचार करेगी? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, एक लास्ट है अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे, प्रदेश छोड़ दे माननीय मंत्री जी, कोई एक जनपद हमको बता दें 2025 में जो लो वोल्टेज की समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ ठीक। माननीय अध्यक्ष जी, कल बजट की चर्चा में आपका नहीं है प्रश्न, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य, अच्छा बैठिए, अभी उत्तर आने दीजिए। माननीय महबूब अली ने एक बात कही थी, लगता है कि उनके पार्टी के लोगों ने सुना नहीं इस बात को। उन्होंने कहा था कि बिजली के तारों की वजह से महिलाएं छत पे कपड़ा नहीं सुखा पा रही हैं। आपने कहा था ना, कारण ये है कि पहले बिजली के तारों पे कपड़े इसलिए सुखाए जाते थे कि बिजली नहीं आती थी। अब जो है तारों पे कपड़े सुखाने वाला दृश्य खत्म हो गया, तो यही था, क्योंकि पूरा 440 वोल्ट आ रहा है उसमें। और अगर आप, अरे आपने कल कहा था कार्रवाई में, नहीं कहा था, आपने ही कहा था, माननीय किया गया है, सदस्य ने कहा था। ऐसा लगता है कि 440 वोल्ट ऐसा लगेगा कि आपकी जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। मानवर मेरा नाम लिया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश में तो नहीं, ऐसा लगता है कि गुजरात में सीख का है कि बिजली के तारों पर भी कहीं कपड़े सुखाए जाते हैं, वहाँ सीखता है, वहाँ सीखता है। मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर रखने का मंत्री जी ने जो प्रयास किया वो गलत है। आपसे निवेदन है माननीय मंत्री जी, आज महिला नहीं सुखा पा रही है। के बाद ये दृश्य मैंने पढ़ा और देखा। मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसको तोड़ मोड़ के नहीं बताएं, सीधा सीधा बताएं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठ पंकज, माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए, आपको भी मालूम है, हमारे पास जौनपुर जिले के एक सब स्टेशन पे फरवरी महीने की विद्युत आपूर्ति की लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। एक सब स्टेशन जो सिकरारा है, वहां 33 केवी के खंभों पे ट्रक लग गई थी, उसके चलते पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक एक दिन सिर्फ 6 घंटे कुछ मिनट बिजली आई थी, बाधित थी। बाकी सभी दिन पूरे महीने में 17.5 घंटा, 18 घंटा, 17.5, 17 घंटा ये आया है। रही बात वोल्टेज की, तो मैं आपको बता दूं कि वोल्टेज की अच्छी व्यवस्था के लिए मैंने आपको पूरी आपको हमने डिटेल दे दिया है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन आपको अपने ही जिले की मैं बात कर दूं, मैंने विद्युतीकरण के मजरे की बात आपके पूरे जिले की हमने कर दिया है। अब आपके, अरे सुनो ना, वही तो हम कर, जो आपने छोड़ा है सब हम कराएंगे, आप चिंता मत करिए। हम अरे वही कह रहे, सुनो पंकज, सुनो, इसीलिए बुलाया ही है कि जो आपने अच्छे काम नहीं किए वो सब हम करेंगे, जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था वो हम करेंगे। और उसी कड़ी में आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल में खाली, माननीय अध्यक्ष जी खाली भी लंबा बोले हैं माननीय सदस्य, नहीं, आप शॉर्ट में दो ना थोड़ा, वो अगर नहीं समझदार तो आप पिछले 2 साल में 2023 से लेकर के अभी तक फरवरी मास तक एक जौनपुर जिले में 132 का एक सब स्टेशन लगाया गया। 2017 के बाद 6 नए सब स्टेशन 33-11 के लगाए गए। आपके खुद के नए परिवर्तक
मंत्री जी, 35 केवी उपकेंद्र की क्षमता अगला वृद्धि प्रश्न है। जौनपुर में 5 की गई। नए अगला परिवर्तक वितरण लगाने का काम मंत्री 250 जी, जगह किया ये गया। बहुत अच्छा कर रहे हो आप। वितरण परिवर्तकों की क्षमता मंत्री जी प्लीज, 1510 मंत्री जी जगह की गई। प्लीज बैठिए। नहीं 11 के लिए नहीं, अबे अगला प्रश्न लेते माने हैं। एक छोटा सा- देखिए आप उत्तर दीजिए, बस आगे सारे प्रश्न लेने इनके विधानसभा का उनका विधानसभा का बता के बस करो। इनके विधानसभा का बता अब करके बस कि आपके विधानसभा में भी 33 का 2 सब स्टेशन बनाया गया पिछले 2 सालों में। नया वितरण परिवर्तन 3 की स्थापना की गई। क्षमता वृद्धि 72 की गई। और जो आप बांस बल्ली के खंभे की बात कर रहे थे, मैंने आपके प्रश्न के जवाब में भी लिखा है कि सरकारी योजनाओं से 26,38,000 खंभे लगाए गए हैं। आपके विधानसभा में उनमें से 5,128 खंभे माननीय अध्यक्ष जी इनकी विधानसभा में लगाए गए। चलिए धन्यवाद। श्री स्वामी ओमवेश, 5,000 खंबे लगे हैं, 5,000 उसकी सूचना नहीं। श्री ओमवेश, स्वामी ओमवेश, स्वामी जी के चक्कर में पता नहीं है कौन खड़े हैं, फिर वही बात बताएंगे। एक बार बताया था पता नहीं है कौन खड़े, उसमें तुम नाराज हो गए थे। अब भी तुम्हें बता रहा हूं पता नहीं है कौन खड़े, स्वामी जी खड़े हैं। स्वामी जी बोलो। नहीं नहीं ना, आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है ना। आप पलटू राम जी बैठिए। नहीं, आपको आप आपस में बात नहीं कर सकते। नहीं, आपसे संबंधित नहीं। पलटू राम जी बैठिए, अच्छी बात नहीं है, प्लीज। स्वामी जी ना, दुर्गा जी आप बैठिए। आप दुर्गा जी बैठिए। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी बैठ जाओ जी, बैठ के मना कर रहे हैं। हाँ, अरे आपकी तो वोल्टेज हाई है तभी तो 9 बार जीते हो। बैठो बैठ बैठ। हमको कह दिए, एक बात पूछ ले। आप आपकी नहीं, आप स्वामी जी, स्वामी बाद में पूछ लेना। स्वामी जी पूछिए। हे बोल लो। ज्ञानवान, हम समझ गए थे। बुद्धिमान, बात के धनी, सत्यवादी, सुदर्शन चक्रधारी, विधानसभा को शानदार बनाने वाले मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं महर्षि दयानंद का प्रिय शिष्य स्वामी ओमेश आपको बार बार प्रणाम करता हूं। ये 5 मिनट नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सीधा प्रश्न आपसे करना चाहता हूं मेरे माध्यम से क्योंकि आपको टाइम की बहुत जल्दी रहती है। मेरा सभी के प्रश्न प्रश्न है, लेने हैं ना, और कोई बात नहीं। क्या माननीय गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों से निकलने वाली मैली को जितने में मिल मालिक दे रहे हैं उसको क्या उसको आधे दाम पर दिलाने की योजना बनाएंगे? दूसरा अनुपूरक है, क्या माननीय गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि गन्ने की फसल रोग रहित हो, चीनी की क्वालिटी अच्छी बने, जिससे चीनी का मूल्य अधिक मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए किसानों की गन्ने की फसल को रोग रहित, कीट रहित बनाने के लिए काम में आने वाली सभी दवाइयों को निःशुल्क देने पर विचार करेगी? ये मेरे 2 प्रश्न हैं। इससे पहले कि आप खड़े हो माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के लिए मैं एक शेर सुनाना चाहता हूं। उनके लिए सुनाओ, काम उन्होंने करना है। सबके लिए शेर सुनाते हैं लोग, लेकिन अध्यक्ष जी के लिए किसी ने नहीं सुनाया। और जब मैं इनकी बड़ाई करता हूं तो ये कहते हैं कि मक्खन लगा रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मक्खन नहीं है ये, मक्खन नहीं है। मैंने एक दिन माननीय योगी जी से ये कहा था कि स्टाफ का मामला है, तो उसी बात पर मुझे जो है ये कहने लगे इधर आ जाओ।
अगर मैं थोड़ा सा और लगा देता नहीं मक्खन, तो खन्ना जी को उठना पड़ता मुझे वहां बैठाते हुए। इसलिए मक्खन नहीं है, आपकी बड़ाई है, आप हो इस तरह के, आप सुदर्शन चक्रधारी भी हो। इसलिए आपके लिए मैं शेर जो है आपकी नजर करना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, मैंने सोचा था कि मैं ही चाहता हूं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। मैंने सोचा था मैं ही चाहता हूं आपको, लेकिन आपके चाहने वालों का तो काफिला ही निकला। सोचा था कि मैं शिकायत करूंगा उस खुदा से, मगर वो खुदा भी आपका ही चाहने वाला निकला, खुदा भी आपका ही चाहने वाला निकला। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, ये बात उनके लिए बोल दी होती तो उत्तर सही आ जाता। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी। मान्यवर आदरणीय स्वामी जी ने अब कहा तो माननीय अध्यक्ष जी से है ना, वो करेंगे जो निर्देश देंगे वही करेंगे। माननीय स्वामी जी ने पूछा जितने भी बायो प्रोडक्ट हैं, एक समय वो था जब मिल मालिक पैसे खर्च करके राख और मैली को धुलवाया करते थे, लेकिन आप तो स्वयं गन्ना के क्षेत्र के हैं। अब तो प्रत्येक बायोडक्ट, जितने भी बायो प्रोडक्ट हैं शुगर फैक्ट्री के, वो सब के सब बिकते हैं और सीधे सीधे उनसे हम 85%, 85% पैसा किसान के खाते में भेजते हैं। इसलिए उसे मुफ्त करने का या आधी कीमत पे सवाल नहीं। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही उसमें मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, हमने अनेक योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिनसे किसानों को लाभ मिलता है। जैसे जो बीज नया खरीदा जाता है उस पर 25 से 75 रुपये प्रति कुंटल हम किसान को सब्सिडी देते हैं। गन्ना बीज की जो ढुलाई होती है, मैंने बजट में भी उस दिन बताया था, उसमें भी हम 50% किराया किसान को देते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर से लाए। यदि जो भी किराया होगा उसमें 50% सब्सिडी उसे छूट देते हैं। पोटाश खाद पर भी 50% छूट देते हैं। गन्ना बुआई के समय 50 रुपये कुंटल उसे सहायता हम गन्ना बुआई के लिए देते हैं। और बीज उपचार अनुदान जो आप दवाइयों की और उनकी बात कर रहे हैं, उस पे भी हम 50% अनुदान दवाइयों पे देते हैं। हम भी देते हैं और प्राइवेट मिल भी देती हैं, उनको भी सबको हमने निर्देश दे रखा है। और ये जो यंत्र खरीदे जाते हैं, ट्रेंच ओपनर वगैरह, उन पे भी 25 से 50% तक छूट दे रहे। पावर टिलर पर भी 25% की छूट दे रहे। छोटे ट्रैक्टर हैं जो किसान खरीदता है उस पर भी हम 10% की सब्सिडी देते हैं। और चीनी मिलों द्वारा अब के भी हमने बजट में उस दिन मैंने भी बोला था, अब के भी किसानों की इन चीज़ों की सब्सिडी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 169 और दूसरे मद में 309 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जो किसानों की बुवाई में और किसानों के गन्ना प्रोडक्ट में और किसानों की गन्ना बढ़ाने में इसे पूरी तरह से मदद करेंगे। धन्यवाद। अगला डॉक्टर हृदय पटेल। गन्ना चीनी मिल को लेकर के कई बार चर्चा हो चुकी है। स्वयं मेरे द्वारा 20 फरवरी को महामहिम राज्यपाल के भाषण पर इस मुद्दे को उठाया गया
पुनः 3 मार्च को नियम 56 के तहत उठाया गया। बार बार इस मुद्दे को हम विपक्षी लोग उठाते हैं, परंतु माननीय मंत्री जी ये सोच कर बैठ गए हैं कि सारे विपक्ष मिलके चाहे आओ हमारे पास, खार खा के बैठा हूं नहीं सुनूंगा बात। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक जो पर्चियों का वितरण होता था, समानुपातिक पर्ची वितरण होती थी, एक्नॉलेजमेंट जारी होता था, उसके तहत इंडेंट पर्चियां मिलती थी। लेकिन आजकल न ही एक्नॉलेजमेंट जारी हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो शायद वो बीच में माफिया घुस जा रहे हैं, गन्ना माफिया, और उन पर्चियों को इंडेंट कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। ये मेरा निवेदन है सदस्यों से कि बैठे 12:20 पे कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। और उन माफियाओं के चलते गन्ना किसान जो है अपनी गन्ना को औने पौने दाम में बेच रहा है। मैं अपनी विधानसभा की बात करूं तो 7 क्रय केंद्र, बार बार इस बात को मैं उठा रहा हूं मंत्री जी, कि 7 क्रय केंद्र को सगड़ी घोसी चीनी मिल से सठियाओं को कर दिया गया संबद्ध। सिर्फ एक क्रय केंद्र हैदराबाद जो है वही केंद्र अभी तक संचालित हो रहा है। अभी तक सिर्फ एक क्रय केंद्र, बाकी 6 क्रय केंद्र अभी भी बंद पड़े हुए हैं। हैदराबाद का क्रय केंद्र भी ठेकेदारों की दबंगई और गाड़ियों के अभाव में किसानों की ट्रालियां 4-4, 5-5 दिन तक खड़ी रह रही, और जो 4-5 दिन तक गाड़ियां खड़ी रह रही तो जाहिर सी बात है कि गन्ना की जो क्वालिटी है उसमें कुछ गिरावट आएगी। और इसके बावजूद भी जब चीनी मिल गन्ने को नहीं ले रही हैं तो वो किसान अपने गन्ने को फिर से अन्य कोने दाम पे प्राइवेट फर्मों को बेच दे रहा है। माननीय श्रद्धेय नेताजी के ड्रीम प्रोजेक्ट सठियाओं चीनी मिल को, जिसके बनने में लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, आज चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, आए दिन दूसरे तीसरे दिन वो खराब हो जा रही। तो मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें जानना चाह रहा हूं और एक शेर के साथ अपनी बात रखूंगा कि साहब, आपके नाम के आगे देखिए आप लक्ष्मी भी हैं और आप नारायण भी हैं, तो कम से कम आप किसानों के लिए नारायण बनिए और अपनी लक्ष्मी जी का दरवाजा खोल दीजिए किसानों को। नहीं तो हमें ये शेर कहने को मजबूर हो जाऊंगा। ना खोले तब बोलना ना। सॉरी, ना खोले तब बोलना ना। सॉरी सर, नहीं खोलेंगे तब बोलिएगा। वही कह रहा हूं कि नहीं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि जो गन्ना की कीमत दे ना सके उस जान की कीमत क्या जाने, जो भगवान का सौदा करते हैं वो किसान की कीमत क्या जाने। तो सर, धन्यवाद। सिर्फ आपसे 2 अनुपूरक पूछ के अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्या सरकार बताएगी कि घोसी एवं सठियान चीनी मिल के रिपेयरिंग के लिए कितना बजट दिया गया। दूसरी चीज कि सगड़ी विधानसभा के किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में पर्ची उपलब्ध कराते हुए घोसी चीनी मिल के द्वारा गन्ना खरीदने हेतु आदेश पारित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब पटेल साहब के बात का मैं क्या जवाब दूं। उन्होंने कहा कि भगवान का सौदा करते हैं। हम भगवान का सौदा नहीं करते, हम तो भगवान के भव्य मंदिर बनाया करते हैं, हम सौदा नहीं करते। आगे मैं कहूँगा नहीं तो सबको उठ खड़े हो जाओगे। आगे कहूँगा नहीं, आगे कहूँगा नहीं। मैं अनुरोध कर रहा था, आपने जो बात कही
पटेल साहब, ये मेरे ख्याल से आपने बिना सोचे समझे बात कह दी। माफिया गिरदी तो खत्म ही हमने किया गन्ने में, हमसे पहले ही तो गन्ने में माफिया गिरदी थी। आप यहाँ बैठ के, मैंने उस दिन कहा था उत्तर प्रदेश में ऐसे गन्ना किसान हैं जो दुनिया के 72 देशों में रहते हैं और यहाँ उनकी खेती होती है। यहाँ जब उनकी पर्ची आती है तो उनके मोबाइल पे वहाँ विदेश में भी खबर पहुँच जाती है। अब इतना जहाँ पारदर्शी हो, पेमेंट का उसमें जाएगा, मोबाइल में गन्ने की पर्ची में जाएगा, आपकी तौल में जाएगा, कहीं माफिया गिरदी का तो प्रश्न है ही नहीं, कोई गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। जहाँ तक आपने सठियाम की और उसकी बात कही, आपको स्वयं मालूम है, मैं उनके प्रति तो अपने मेरी भावनाएं ये हैं, उन्हें धरती पुत्र कहा गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी जब यहाँ रहे, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट की यदि बात करते हैं आप, तो सठियाम को पूरी तरह से चलाने में आदरणीय योगी जी ने ही भूमिका निभाई है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपने जो बात कही गन्ना की, ये जिस समय गन्ने का वितरण हुआ सठियाम में और उसमें घोसी में, इसलिए अंतर वो हो गया होगा, मैं मानता हूँ। एक भी गन्ना जब तक खड़ा रहता है, आपको अच्छी तरह से पता है, सब ऑनलाइन हमारे सदस्य बनते हैं, 30 सितंबर तक बनते हैं, कहीं सदस्य बनने में कोई नहीं। दूसरे नंबर ये है, चाहे बेसिक कोटा हो चाहे उसके बाद में हो, फिर तो हम फ्री सेंटर कर देते हैं कि यदि किसी भी किसान का एक भी गन्ना खेत में खड़ा है तो उसको भी मिल जरूर खरीदेगी। कहीं की गन्ने खरीद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ, हाउस के बाद आप आ जाओ, जो भी प्रॉब्लम हो मैं उसे सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। आपको किसी भी प्रकार, और कोई भी अधिकारी यदि आपको ऐसा लगता होगा कि जो प्रॉब्लम कर रहा है, उसको तत्काल हटाने के लिए भी तैयार हूँ मैं। क्या बात, धन्यवाद। पद संख्या 10 श्रीमती पिंकी सिंह हैं? पिंकी सिंह नहीं है। पद संख्या 11 श्री मुकेश चंद वर्मा हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हो, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत ही छोटा है। मेरे प्रश्न की मूल भावना ऐसी है कि जो गरीब काश्तकार हैं, जिनकी जमीन डेवलपमेंट अथॉरिटी के भीतर है, उनके निजी निर्माण पर एफडीए द्वारा उनको आर्थिक शोषण किया जाता है, उनका ध्वस्तीकरण किया जाता है, उनकी एफआईआर की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। जबकि मेरे जनपद फिरोजाबाद में एफएम सिटी, रॉयल सिटी, ऑर्चिड ग्रीन, पाम रॉयल कॉलोनी, ये सब बड़ी बड़ी कॉलोनी है। उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धारा 14, उत्तर प्रदेश विशेष विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 की धारा 13/1, उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियम अधिनियम की धारा 1958 की धारा 6 के प्राविधानों का उल्लंघन करके कॉलोनी बसाई जा रही हैं, जबकि डेवलपमेंट अथॉरिटी और बड़े प्रॉपर्टी डीलरों की मिलीभगत नियमानुसार उनकी निगरानी नहीं करती है। सर, सच्चाई सर ये है, मेरा अनुपूरक है सर, कि जिन प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा सरकारी जमीन को राजस्व अभिलेखों में चकमार्गों आदि के रूप में दर्ज है, उसका भी अतिक्रमण विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से किया जा रहा है। सर, पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात सर ये है कि उनमें जो कॉलोनियां हैं, जो मकान है, जो कोठियां हैं, उनके जो मानचित्र हैं उनके अनुसार वो बने नहीं है। सर अध्यक्ष जी, क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद के एफएम सिटी, ऑर्चिड ग्रीन कॉलोनी और पाम रॉयल्स कॉलोनी, रॉयल सिटी के द्वारा विकास प्राधिकरण के उपरोक्त नियमों अधिनियमों की अवहेलना कर जो कॉलोनियों की स्थापना की जा रही है,
उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएगी तो कब तक कराएगी, यह पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। के प्रावधानों के अंतर्गत नवीन कॉलोनियों की स्थापना हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले मानचित्रों में विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़कों, भूखंडों, पार्क एवं खुले स्थल, नाली, पेयजल, जलमल निस्तारण, वृक्षारोपण आदि के लिए प्रस्ताव भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार दिए जाने का प्रावधान है। संबंधित उपकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए जाने के संबंध में उपविधि के प्रावधानों के आलोक में परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने जो समस्या आपके सामने उजागर की है, इस संबंध में मुझे अनुरोध करना है, किसी विशेष विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकरण की स्थापना होने के पश्चात, उस क्षेत्र को घोषित किए जाने के पश्चात उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसके अंतर्गत सरकार का कोई विभाग भी है या सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर में किसी उपक्रम द्वारा भूमि का विकास कार्य तब तक नहीं किया जाएगा या क्रियान्वित नहीं किया जाएगा या जारी नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसे विकास के लिए लिखित अनुज्ञा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण से प्राप्त न कर ली गई हो। बिना नियमानुसार कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। जमीन ले लेते हैं सर, और सर उसका 143 नहीं कराते हैं सर, और जमीन अपनी बढ़ाते जाते हैं, और सर जो सरकारी दगरे हैं, जो मेड़े हैं सर, वो अपने उसमें मिला लेते हैं। फिर गरीब आदमी 20 किलोमीटर दूर घूमकर तब अपने गांव जाएगा सर। मेरे पास कल अधिकारियों के भी फोन आए और उन बड़े बड़े लोगों के फोन आए। सर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो जाए जिससे सही पता चल जाए सर, ये मैं कहना चाहता हूं। आप उसको डिटेल में लिख के दे दो ना, पर्टिकुलरली कहाँ की बात कर रहे हो। ऐसे ओवरऑल जांच कहाँ की कराएंगे, ऐसे कैसे? सर जनपद फिरोजाबाद की सर, आप उसको लिख जो के रॉयल सिटी है, ऑर्चिड ग्रीन है, एफएम सिटी है, जिनका आपके पास फोन आया था। अध्यक्ष जी चलोगे माननीय मंत्री? नहीं वो चलेंगे नहीं, आप लिख के देंगे। एक सवाल चलेंगे नहीं, अरे वो चलेंगे नहीं, आप लिख के दे दीजिए। हर जगह जाएंगे तो फिर काम अपना कैसे करेंगे? एक सवाल मैं पूछ लूं। जी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सरकार ने नई नगर पंचायतें बहुत बनाई और वहाँ नगर पंचायतों में एग्रीकल्चर लैंड, ये जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये नगर पंचायतों में एग्रीकल्चर लैंड खरीद कर उसकी प्लाटिंग करते हैं, जबकि नियम है कि एग्रीकल्चर लैंड को जब तक राजस्व संहिता के दफ़ा 80 के अंतर्गत आबादी न दर्ज कर दिया जाए तब तक उसकी प्लाटिंग नहीं की जानी चाहिए। ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो क्या इस पर सरकार जांच करा के रोक लगाने की व्यवस्था करेगी कि जब तक दफ़ा 80 में वो परिवर्तित ना हो जाए तब तक उसकी प्लाटिंग न की जाए? नियमानुसार ही करता है, और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है उसको हम दिखवा लेंगे, कोई ऐसी कठिनाई नहीं है। बिना 143 किए, बिना किसी अनुसार, किसी बिना नियम के कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 शेयरमान। हमारे क्षेत्र में 2 नगर पंचायत है, बिस्कोहर और इटवा, दोनों की जांच करा लीजिए। लिख के आप दिखवाई, जांच करवा दें। नहीं, उसमें एक शर्त होगी नेता प्रतिपक्ष, जब जांच कराएंगे तो आप उनकी सिफारिश के लिए नहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि वहां पर जितने लोग रह रहे हैं वो सब आपको पकड़ेंगे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 12 शेयरमान खान। माननीय सदस्यों को मेरा अरमान खान जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के साथ लखनऊ नगर निगम के सभी वार्डों की ध्वस्त सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मियों की अत्यधिक कमी आदि से संबंधित प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपका अत्यंत आभार। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से जैसी अपेक्षा थी वैसा ही मेरे प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। वही उत्तर
कि सब पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, सब व्यवस्था दुरुस्त है और सब ऑल इज वेल है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनके ही कार्यकाल में, माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में ही सफाई स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग गिरती गई है, जो कि सफाई व्यवस्था की वर्तमान हकीकत को, वर्तमान सच्चाई को दर्शाता है। इनके ही कार्यकाल में इतने वर्षों में गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद और प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी गार्बेज फ्री सिटी नहीं बन पाई है। और पिछले सर्वेक्षण में इन शहरों को 7 स्टार रेटिंग में सिर्फ 3 स्टार की रेटिंग मिली थी। माननीय अध्यक्ष जी, अगर पूरे प्रदेश की बात न करके यदि हम सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों में, यानी पूरे के पूरे शहर में सफाई व्यवस्था ध्वस्त है और लगभग हर जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। शहर में सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, यही तय नहीं हो पा रहा है कि सफाई नगर निगम करेगा, कि संविदा कर्मी करेंगे, कि एजेंसी करेगी। इसी द्वंद्व में सफाई व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। कभी सफाई की बात करो तो कूड़ा उठान की बात करो तो नगर निगम के अधिकारी एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी बता के पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी गाड़ी नहीं होती, कभी गाड़ी में डीजल नहीं होता और कभी सफाई करने के लिए आदमी ही नहीं होते। और ऐसा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है, जो कि स्मार्ट सिटी कहलाती है, ठीक सरकार की नाक के नीचे। बाकी जगह का तो भगवान ही मालिक है। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ और मेरी विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाले प्रमुख नालों की सफाई भी साल में सिर्फ एक बार होती है, वो भी बारिश के समय, और वो भी जो सफाई की जाती है सिर्फ दिखावे के लिए ऊपर ऊपर की जाती है। पता नहीं कितने सालों से, कितने वर्षों से। मान जी आप प्रश्न पूछे कि प्रश्न काल समाप्त नहीं, समय समाप्त हो रहा, आपने पूछना चाहे तो जी सर, मैं उसी पे आ रहा अध्यक्ष जी। फिर उत्तर नहीं आ पाएगा। 12 पता नहीं कितने सालों से नालों की तलछट सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण शहर के हजारों घरों में पानी भरता है और इसी स्मार्ट सिटी के चेहरे पे काले पोतरे का काम भी करता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि सभी जगह आवश्यक सफाई कर्मी उपलब्ध हैं, किंतु मैं पूरे बल के साथ में कहता हूं कि लखनऊ के हर वार्ड में सफाई कार्यों के लिए सफाई कर्मियों का जो संख्या बल नगर निगम दर्शाता है, उसके आधे से भी कम संख्या में सफाई कर्मी कार्य पर आते हैं, लेकिन उपस्थिति पूरी बताई जाती है। मंत्री जी, इस बात की अवश्य जांच कराएं कि जितने सफाई कर्मी कागज के ऊपर चलते हैं, उतने जमीन पे कार्य करते क्यों नहीं मिलते हैं, और ये गोरख धंधा क्यों और किसके फायदे के लिए किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। नगर निगम के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसमें स्थानीय विधायक या सांसद का कोई परोक्ष सरोकार नहीं होता है, किंतु धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। वो मैं आपसे पूछ रहा था, प्रश्न पूछे नहीं, वो प्रश्नकाल समाप्त हो गया। उत्तर उसका वो नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं। मैं आपको बहुत देर से कह रहा हूं कि आप प्रश्न पूछो, प्रश्नकाल समाप्त। आप पूछ ही नहीं रहे, आप अपना भाषण दे रहे हो, लिखित भाषण पढ़ रहे हो आप अपना। अरे वो 3 मिनट से तो मैं कह रहा हूं कि पूछो, आप पूछ ही नहीं रहे। मेरा क्या कसूर है? मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आप पूछो, आप पूछ ही नहीं रहे। करके सभी सफाई कर्मियों की उपस्थिति प्रतिदिन सुनिश्चित करेंगे, और क्या ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार करेंगे जिसमें स्थानीय विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि। चलिए उत्तर आ जाए। उत्तर बहुत सारे आरोप लगाए हैं। ये अपने समय का समय याद करें, जब नगर विकास विभाग जो है भैंस खुजवाया करता था कर्मचारियों से। और रही बात कि मैंने पहले भी कहा कि हमने धरती पे स्वर्ग बनाने की शुरुआत किया है, वो मैंने अक्षरशः सत्य कहा था। अब इनको, जिसको महाकुंभ में भी सफाई नहीं दिखती, महाकुंभ में भी स्वर्ग नहीं दिखता, लखनऊ में भी स्वर्ग नहीं दिखता, अब उनको उनकी नजर में दोष है, हमारे काम में दोष है। रही बात गार्बेज फ्री सिटी की, तो इस साल माननीय अध्यक्ष जी एक ही छोटा सा प्रश्न उतने होता, ये लोग कुछ देखते पढ़ते नहीं है। हमारे इस बार सभी 762 नगर निकाय जो है गार्बेज फ्री सिटी के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं, और लगभग हम उसमें आएंगे। और हमारे पिछले सर्वेक्षण में भी हमारे कई नगरों को पूरे देश में उच्च स्थान मिला था। सफाई व्यवस्था पे हमारी नजर है। बैठिए मंत्री जी, हो गया। प्लीज बैठिए, मेरे को माइक बंद कराना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त। यह संज्ञान में आया है कि माननीय विधायकों को वाहन के जो पास विधानसभा सचिवालय
से निर्गत किए जाते हैं उनको फर्जी तरीके से मैप करके डुप्लीकेट पास बनाकर उनका दुरुपयोग हो रहा है। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि विधानसभा द्वारा वाहन का जो पास निर्गत किए जाते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं उसका दुरुपयोग ना हो अथवा उसको कोई फर्जी पास ना बनाए, इसकी जिम्मेवारी हम सब माननीय सदस्यों की भी है, जिसके माध्यम से ये पास निर्गत किए गए हैं। इससे सुरक्षा के गंभीर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कतिपय ऐसे मामले में शासन के गृह विभाग को जांच किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अतः यह अपेक्षित है कि सभी माननीय सदस्यगण इस संबंध में सहयोग प्रदान करें एवं कतिपय आवश्यक कदम उठाएं। आज सवेरे भी एक गाड़ी के ऊपर जो माननीय किसी विधायक का नहीं था लेकिन उसके ऊपर पास लगा था, वो हिट एंड रन में आज सवेरे पकड़ी गई। आज सवेरे की बात है। इस संबंध में उल्लेख करना है कि अभी हाल में ही एक माननीय सदस्य, मैं उनका नाम फिर नहीं लूंगा क्योंकि फिर होता है कि किसका लिया और किसका नहीं लिया, एक माननीय सदस्य के वाहन तथा उनके पास के विषय में विधानसभा सचिवालय के अंदर, मैं बाहर की भी बात नहीं कर रहा हूं, पुलिस द्वारा कतिपय सूचना दी गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि वो पास गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा था, जिसके संबंध में माननीय सदस्य को अवगत कराया गया। मैंने कहा मैं उनका नाम लेना उपयुक्त नहीं समझता हूं। उन माननीय सदस्य के द्वारा इस संबंध में खेद भी व्यक्त किया गया मेरे पास व्यक्तिगत रूप से आके। उपयुक्त के अतिरिक्त ये भी संज्ञान में आया है कि वाहन पास कतिपय माननीय विधायकों के सहयोगियों अथवा कार्यकर्ताओं के द्वारा भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि सर्वदा अनुपयुक्त है। माननीय विधायकों को 2 वाहन के पास विधानसभा सचिवालय से अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त जो पास निर्गत किए जाते हैं उनके बारे में विधानसभा सचिवालय को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन पर रोक लगाई जाए। इस संबंध में माननीय सदस्यगण से भी ये अपेक्षित है कि वो वाहन के 2 पास के अतिरिक्त अन्य वाहन के प्रवेश पत्रों हेतु अनुरोध ना करें। संसद में जो वाहन के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने की संख्या निर्धारित है, उसके अतिरिक्त एक भी प्रवेश पत्र माननीय सांसदों को निर्गत नहीं किए जाते। माननीय सदस्यगण इसमें अपना सहयोग करें जिससे कि सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न ना हो। उक्त के संदर्भ में मैं ये सूचित किया जाता है कि अप्रैल माह के अंत तक RFID इनबिल्ट पास माननीय सदस्यों के वाहनों के लिए निर्गत किए जाएंगे तथा जो पास अभी मैनुअली निर्गत किए जा रहे हैं उन सभी पुराने पासों को निरस्त कर दिया जाएगा। ये कदम संसद के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए उठाए जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय से निर्गत वाहन प्रवेश पत्रों के विषय में सुरक्षा के कतिपय मामलों के विषय में उच्च स्तर से जानकारी प्राप्त हुई है, जो एक गंभीर प्रश्न है। मेरा ये अनुरोध है कि सभी माननीय सदस्यगण इस संबंध में सहयोग करें। विधानसभा सचिवालय के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से ये भी अपेक्षित है कि उनके द्वारा निर्धारित संख्या अतिरिक्त अन्य वाहन पास प्रवेश निर्गत न किए जाएं। इस संबंध में ये भी सूचित किया जाना उपयुक्त है कि माननीय विधायक गणों के सहयोगियों एवं कार्यकर्ताओं को यदि वाहन पास की आवश्यकता है तो वो सचिवालय प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। सचिवालय प्रशासन माननीय विधायकों को अतिरिक्त अन्य महानुभावों के प्रवेश पत्र हेतु निर्गत किए जाने के लिए अधिकृत है। ये भी महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है कि सभी माननीय सदस्यों के नए डिजिटल व्यक्तिगत पास बन चुके हैं। कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा अभी तक उनको प्राप्त नहीं किया गया है। सभी माननीय सदस्यों से ये अनुरोध है कि अपना डिजिटल पास पटल कार्यालय से, जो आई कार्ड है, पास मतलब आई कार्ड जो है, पास पटल कार्यालय से प्राप्त कर लें। पुराने व्यक्तिगत पास जो निर्गत किए गए थे वो निरस्त कर दिए जाएंगे। दूसरी सूचना, पान मसाला पर प्रतिबंध। विधानसभा परिसर में तत्काल प्रभाव से पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विधानसभा परिसर में कोई भी महानुभाव जिसमें सभी हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कोई भी हो, XYZ, विधानसभा परिषद में कोई भी महानुभाव विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पान मसाला, गुटखा आदि के प्रयोग करने पर 1000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा एवं इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जो जो माननीय सदस्य को बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनका नाम नोट कर लें, अगर वो थूकेंगे तो उनसे बढ़ा कर लिया जाएगा। हाँ, मैंने पहले दिन जिस समय ये विधानसभा का सत्र, पहला सत्र 18 अध्यक्ष जी, जो पास के बारे में आपने व्यवस्था दी है तो निश्चित तौर पर वो आपकी व्यवस्था ठीक है, लेकिन अध्यक्ष जी जो पास विधायक को और पूर्व विधायक को जारी होते हैं और जो सचिवालय के लोगों को भी जारी होते हैं, वो निश्चित तौर पर सचिवालय के लिए और विधानसभा के अंदर आने के लिए होते हैं, लेकिन टोल के ऊपर उनका मुझे पता नहीं कि हम लोग इंटाइटल हैं नहीं है टोल देने के लिए। तो अगर टोल देने के लिए इंटाइटल हैं, या तो पहले यहाँ पे ये भी बता दिया जाए इंटाइटल नहीं है, तब तो ठीक है। अगर इंटाइटल हैं विधायक या पूर्व विधायक, तो माननीय अध्यक्ष जी इतनी व्यवस्था जरूर कर दें उत्तर प्रदेश के अंदर कि टोल पर बैठे हुए छोटे से छोटा कर्मचारी भी विधायकों के साथ ऐसी अभद्रता से बात करता है, इस तरह से बात करता है कि आपके पास है कार्ड दिखाइए, कार्ड नहीं दिखाएगा, फिर ऊपर देखेगा, फिर नीचे देखेगा, विधायक जी है नहीं है। मतलब अगर कोई विधायक या कोई उसका साथी कुछ कह देता तो बहुत बड़ी हेडलाइन प्रेसों के अंदर होती हैं। और एक और सर आप कर लीजिए, टोल के ऊपर जितने भी कर्मचारी लगाए जा रहे हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड जरूर दिखवा लीजिए, उनका वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए कि वो सज्जन आदमी है या अपराधी किस्म के आदमी है। तो ये दो चीजें सर करवा दीजिए, कम से कम लोगों को सम्मान मिल जाएगा सर। माननीय बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आने दीजिए एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छी बात कही है। जो व्यवस्था पीठ से दी गई है माननीय आज सुरक्षा की दृष्टि से, मैं समझता हूं कि सभी लोगों की बिल्कुल ठीक सुरक्षा के लिए ये आवश्यक भी है, क्योंकि एक बार संसद में जिस प्रकार की स्थिति को देखा जा चुका है उसके बाद से संसद में ज्यादा सख्ती हुई। माननीय ओम प्रकाश जी, कई माननीय सदस्य यहाँ बैठे हैं, ये भी अख्तर साहब भी सांसद रह चुके हैं, वहां पर ये माननीय बिल्कुल भी एक्स पार्लियामेंट के मेंबर को भी बहुत मुश्किल से वेरिफिकेशन के बाद पास जारी होता है, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से एक्स को मिलता है। एक्स को मिलता है। हम कहाँ कह रहे हैं, हम मना कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। एक्स को मिलता है, लेकिन वो भी काफी स्क्रूटनी के बाद। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मान्यवर सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक दिया गया है हम उसका स्वागत करते हैं, और मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को उसका स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, देखिए नियम यह है कि अगर विधायक स्वयं सफर करे, सांसद स्वयं सफर करे तो टोल फ्री है, गाड़ी सफर करे तो टोल फ्री नहीं है मान्यवर। नियम यही है मान्यवर, नहीं दोनों फर्क है, दोनों में फर्क है मान्यवर। अरे सुनो तो सही यार, विधायक हो नहीं, यही आपके मर्जी से नहीं, प्लीज आप सर कैंसिल करवा दीजिए पास, ये सबके लिए पास कैंसिल करवा दीजिए विधायक के भी सर, ये सबके लिए है ये व्यवस्था मान्यवर। नहीं नियम ये नियम केंद्र सरकार के हैं, ये नियम केंद्र सरकार के हैं, NHI के नियम है, NHI के ये नियम है कि जो अगर विधायक सांसद विधान परिषद के सदस्य अगर स्वयं सफर करें तो मान्यवर ये छूट है। मान्यवर माता प्रसाद जी बैठे हैं, और ये हमारे सरकार में नहीं है, ये हर एक सरकार में रहा है। एक मिनट, ये नियम NHI के हैं कि अगर विधायक स्वयं सफर करे, सांसद स्वयं सफर करे, गाड़ी सफर करे तो ये जरूरी नहीं कि दिया जाए मान्यवर। एक मिनट, यही है नियम। एक मिनट सर, इसलिए मान्यवर सब लोग बात नहीं करो ना, कमाल का बात कर रहे हैं, पालन हो, गाड़ी सफर करे तो ये जरूरी नहीं कि वो दिया जाए मान्यवर। ये सबके लिए, इधर से उधर से, कमाल भाई सर ये सबके लिए है। हाँ ठीक है, बैठे नहीं नहीं परले वालों को क्या बोलना है, परले वाले को बोलने दो सर उरले वाले बोलो, उरले वाले बोलो, परले वाले मत बोलो। हाँ बोलिए। एक मिनट, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा अगर विधायक उसके अंदर बैठा हुआ है तो वो मान्य है, ठीक है, लेकिन विधायक नहीं है, विधायक कहीं से अपनी गाड़ी रेलवे स्टेशन भी बुला सकता है, विधायक अपनी गाड़ी, अरे सुनो तो सही, वही तो आपकी तो बात अपनी गाड़ी
अस्पताल भी बुला सकता है या कहीं पे भी जाने का भी हो सकता है। मैं एयरपोर्ट मंगा सकता है। सर, हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस पास को खत्म करके जो कूपन हमारे मिलते हैं, या मंत्री जी अपने बजट में तो ऐसी व्यवस्था कर दें जी, जो मतलब वो सिस्टम होता है फास्ट ट्रैक वाला, वो सारे विधायकों को इश्यू कर दे तो बात ही खत्म हो जाएगी। सर, उसमें ऐसी व्यवस्था दे दीजिए। नहीं, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ना, बैठो। नहीं सचिन, नहीं मेरी बात तो सुनो। अरे आप बैठे, उससे संबंधित नहीं कर। नहीं, मेरा भी जो बात चल रही विषय चल रही थी इसमें। कमाल भाई, आप मेरी बात सुनो, उनको हटाइए। डॉक्टर हटो, आप बीच में। देखिए, इसमें जब मैंने ये IFRD वाले जो पासेस की व्यवस्था करने की बात कही है, उसमें हम इस बात के लिए विचार करेंगे कि जो जिस प्रकार से पार्लियामेंट में एक माननीय सांसद को उनकी गाड़ी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लिखा हुआ एक पास होता है, वैसे ही हम एक पास विधायकों का लिखा हुआ गाड़ी के ऊपर 2 लोगों को देंगे। ऐसा हम इसके ऊपर विचार करेंगे, जिससे वो वाली जो आप कठिनाई करें उस कठिनाई का समाधान हो जाएगा। हाँ, लोग सब विधायक हैं, हम लोग भी अपना काम करते हैं। अधिकारी हर तरह की गाड़ी में, चाहे उसकी पर्सनल गाड़ी हो चाहे गवर्नमेंट की गाड़ी हो, वो बत्ती लगा के सर घूमते हैं। बत्ती लगाना सबको मना है, बत्ती सिर्फ निर्धारित। हर जगह उनका टोल फ्री होता है सर, हर जगह उनका टोल फ्री होता है सर। हर जगह वो अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, कभी टिकट नहीं मिलती। विधायकों की गाड़ी पर टिकट भी लग जाती है, जुर्माना भी लगता है और हर टोल पर रोका जाता है। इस बात को ध्यान दें, इस बात के लिए कोई विचार विमर्श करके कैप रख लेते हैं, उस पर ठीक है, आपकी बात आ गई, वो सभी से संबंधित है, सभी मान्य सदस्यों से संबंधित है। उसके ऊपर माननीय संसदीय मंत्री से विचार विमर्श करके हम लोग बैठिए, उस संबंध में सर आपका संरक्षण बैठिए। तो उस संदर्भ में अतुल जी बैठ जाओ, बगैर कलर के तो वो बैठ पास जाओ। नहीं मानता। अधिकारियों की हर गाड़ी पर चेक। अरे हो गई ना यार, बात हो गई। उस संदर्भ में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ और नेताओं के साथ बैठकर एक बैठक कर लेंगे और जो भी होगा उसके रिकमेंडेशंस भेजेंगे। एक व्यवस्था जिस दिन विधानसभा ये 2025 के पहले सत्र का प्रारंभ हुआ था, उस दिन एक व्यवस्था एक माननीय सदस्य के द्वारा उठाई गई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं इस पे अपनी व्यवस्था दूंगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है, व्यवस्था देना आवश्यक था। वंदे मातरम के संबंध में यहाँ पर उठाया गया था विषय, उसमें मैंने ये व्यवस्था सुरक्षित रखी थी कि जैसा कि आप सबको विदित है कि कुछ दिन पूर्व सदन की लॉबियों में कतिपय माननीय सदस्यों के वंदे मातरम के गान के समय उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए थे। उनकी पुष्टि CCTV के फुटेज से भी हुई है। आप सभी इससे सहमत होंगे कि राष्ट्र के सम्मान में जो गीत गाए जाते हैं उनके प्रति सबको आदर भाव व्यक्त करना चाहिए। यदि राष्ट्र है तो हम सब हैं। हमारे संविधान में भी गणराज्य को ही मान्यता प्रदान की गई है। यदि उस गणराज्य का हम सम्मान नहीं कर सकते तो उसके नागरिक होने का हम अधिकारिता कैसे धारित करेंगे। भारत एक भौगोलिक गणराज्य है तथा इसके सम्मान में गाया जाने वाला गीत वंदे मातरम हम सबके लिए आदरणीय है। माननीय सदस्य जो शपथ विधायक के रूप में लेते हैं उसमें भी ये निहित है कि वह विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। वंदे मातरम के प्रति आदर व्यक्त न करना कदाचित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान में भारत को गणराज्य की संज्ञा दी गई है जिसके सम्मान में ये गीत गाया जाता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कृत्य की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो एवं हम सब इस बात का प्रतिज्ञान करें कि राष्ट्र एवं राष्ट्र के सम्मान में गाए जाने वाले गीतों के प्रति भविष्य में अपना आदर प्रदर्शित करेंगे। मेरे पास दोनों लॉबीज की वीडियो है, कोई भी सम्मानित सदस्य उसको आके देख सकता है और जिस सम्मानित सदस्य वहाँ पर बैठे हैं मुझसे आगे अगर एक बार मिल के कह देंगे कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनका नाम आगे नहीं लूँगा। अगर मुझसे मिल के नहीं कहेंगे तो मैं ज़रूर उनका नाम बताऊँगा कि ये लोग उसमें सदस्य हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत 118 सूचनाएं प्राप्त हुई। चलिए, इसमें जितने भी ग्राह्य सूचनाएं सब ले लेंगे, ग्राह्यता के आधार के ऊपर होंगे ना। ग्राह्यता में नहीं आएंगे तो नहीं लेंगे। नहीं तो सारी ले, तूफानी सरोज जी की भी है ना, तूफानी सरोज सब में है कि नहीं है? नहीं, तीन सबकी सूचना पढ़ना मुश्किल है। नहीं, आप क्यों गलत, देखिए कमाल साहब आप गलत पैरवी मत करिए।
मेरी बात फिर मैं फिर ये बोलूंगा कि 118 सदस्यों की सूचनाएं सुनी जाएंगी। सबके सुनने के लिए तैयार हो तो बैठो, आपको बिठाऊंगा जरूर, बाकी किसी को बिठाऊं ना बिठाऊं। आज नियम 51 के अंतर्गत जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई, जो भी ग्राह्यता में है, उनको लिया जाएगा। आज नियम 300 के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई मोहम्मद फहीम इरफान की, आप सिर्फ ग्राह्यता पर बोल दीजिए। ये बड़ा गंभीर विषय है। कोरोना काल हम सब की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आया था जिसने हम सबको तोड़कर रख दिया था। उसी क्रम में लगभग 3 लाख लोगों के ऊपर कोरोना काल में जो आज लबी 2-2:30 बजे तक हाउस चलेगा। मेरा सबसे निवेदन है कि कोई जाएगा नहीं। आज भोजन भी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सूचना दी गई है कि आज का भी भोजन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय वित्त मंत्री जी ने अरेंजमेंट किया है। जी बोलूं? हाँ बोलिए प्लीज। तो माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल हम सबकी जिंदगी में एक काल बनकर आया था और उस दरमियान कोरोना काल में महामारी एक्ट के नाम पर मुकदमे कायम हुए थे, लेकिन सरकार ने 2021 में, यूपी सरकार ने वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान महामारी एक्ट के तहत 3 लाख मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया था। तो माननीय अध्यक्ष जी, उसमें कुछ जनप्रतिनिधि, उसमें कुछ ब्लॉक प्रमुख लोगों ने कोरोना के टाइम में बेइंतहा मेहनत कर अपनी जान की बाजियां लगाई थी, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन लोगों के खिलाफ, अभी जो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे, अभी उनकी भी चार्जशीटें लग रही हैं, उन पर भी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। और खास तौर पर हम विधायक और जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों के ऊपर भी उस तरीके के मुकदमे कायम हुए थे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बड़े अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो महामारी हम सबको पूरी तरीके से परेशान कर जाने कितने लोग इस दुनिया से चले गए। उस महामारी ने हम सबको दहशत में लाकर रख दिया। उस महामारी की वजह से हम लोग परेशानी के आलम में आए और बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन समाज सेवियों ने, विधायकों ने, ब्लॉक प्रमुखों ने, ग्राम प्रधानों ने, रोजगार सेवकों ने, हर संस्थाओं ने उसमें काम करने की कोशिश की, लेकिन महामारी एक्ट के तहत उन पर भी मुकदमे हुए। तो आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो सारे मुकदमे जो सरकार ने वापस लिए हैं, वो मुकदमे वापस लेकर उस पर जो चार्जशीटें लग रही हैं वो चार्जशीटें ना लगें। और माननीय अध्यक्ष जी, जो क्योंकि पासपोर्ट नहीं बनते, उसकी वजह से माननीय अध्यक्ष जी जो जांचें होती हैं वो नहीं हो पाती, तो आपके माननीय अध्यक्ष जी, आपकी सरपरस्ती में गुजारिश करना चाहता हूं कि जो इस तरीके के जो मुकदमे कायम हुए हैं, वो मुकदमे खाली महामारी एक्ट के, जो कोरोना काल के मुकदमे हैं, वो सबसे वापस लिए जाएं और उनका इम्प्लीमेंट हो जाए, जिससे कि लोगों की जिंदगी सुचारू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय मुकेश बैठो, मुकेश बैठो। अब मैं सबका नाम लूंगा, फिर बैठिए। पीएन पाठक बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है मान्यवर, कोरोना काल में एक बहुत बेग प्रश्न है मान्यवर सदन के सामने, और बेग प्रश्न का उत्तर एक निर्धारित तरीके से, कोई पर्टिकुलर तरीके से हम दे भी नहीं सकते मान्यवर, क्योंकि जनरल बात कही। अब कौन से मुकदमे किस परिस्थिति में क्या मेरिट थी उसकी मान्यवर, ये सब देखना पड़ता है मान्यवर। हम लॉ के अंदर जो भी मुकदमे वापस हुए उसका एक करिकुलम निर्धारित करके ही मान्यवर ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि जनरल सबके लिए हम कह दिया जाए कि मुकदमे वापस ले लेंगे, लेकिन ये जरूर दिखवाएंगे कि आखिरकार डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास ना हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी को ना हो, किसी वर्ग विशेष के साथ ना हो, कि अगर सबके संग हुआ है तो उसको जरूर दिखवाएंगे मानवर, कि बिना दिखवाए मानवर इसका कोई जवाब नहीं दे सकते मानवर। ठीक ठीक नहीं, ठीक बात है। नहीं ऐसे वो बात आ गई पूरी, सभी मुकदमों को नहीं कही। मेरा कहना यह है, महामारी एक्ट के तहत जो कोरोना, मेरी बात का मैं जो कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो गंभीर मुकदमे हैं 323, 504 उस दौर में वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं महामारी एक्ट की। नहीं महामारी एक्ट के मुकदमे कायम हुए थे। इरफान भाई, फहीम भाई, मेरी बात सुनो। महामारी एक्ट में भी बहुत सारे इस प्रकार के क्लॉजेस थे कि जो आदमी फूड का बना रहा है तो महामारी एक्ट के अंतर्गत आता है कि फूड गलत नहीं बना सकता। तो इसीलिए जब तक इंडिविजुअली उन मुकदमों से संबंधित कोई विषय ना हो तब तक वेगली उसके लिए नहीं कहा जा सकता। इसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी 2 दिन पहले आदरणीय श्री प्रभु नारायण सिंह यादव जी के द्वारा नियम 56 के अंदर ये सूचना दी गई थी। मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, नहीं आप बैठिए, प्रभु नारायण जी का विषय, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया गया था कि तेलंगाना में कुछ सुरंग में फंसे हुए कुछ लोग जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के हमारे नागरिक हैं,
तो वो वहाँ पर अब उसकी जानकारी करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था कि उसकी जानकारी कर लें, तो शायद उसकी सूचना नहीं आई। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उसकी जानकारी करके उसकी सूचना करा दें। नाडु के लोग मिले, आंध्रा के मिले, अभी तेलंगाना का मिला नहीं तेलंगाना का अधिकारी को मिल जाता तो हम उसका यहाँ चीफ सेक्रेटरी से कहिए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से बातचीत करके उसका अब देखते हैं उसको। मेरा ये रिक्वेस्ट हाउस के बाद जो है, हाँ उसको अब हाउस तो आज वैसे ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप दिखवा लीजिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है। अभी आज बहुत सारा विषय नहीं, समरपाल जी बैठे, अभी आज बहुत सारे इश्यूज हैं। एक देखिए, इसमें हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे सदन के एक माननीय सदस्य जो विधायक श्री जयदत्त उर्फ स्वामी प्रवक्तानंद जी हैं, इनको प्रयागराज कुंभ में महामंडलेश्वर की से विभूषित किया गया। हमारे माननीय सदस्य, हम इनको बधाई देते हैं। नियम 56 के अंतर्गत आज जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, 15 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं आज। अच्छा बोलो समरपाल जी, अरे आने तो दो नियम 56 में। अरे आप कैसे मत लोग, आप कोई भी बात, कोई भी आप विषय है तो नियम 56, मैं नियम 56 ले रहा हूँ। नियम 56 की जो सूचनाएं दी गई उन्हीं में से तो लूंगा ना। कोई सूचना ही नहीं दोगे तो कोई भी आदमी खड़ा होकर कैसे बोल देगा? क्या कर बोल लेना है? आपने कह दिया था मान्यवर, बुलवा दो। अरे मैं पहले नियम 56 तो ले लूं। नियम 56 के बाद कह रहे वो ले भाई 56 के बाद। क्या डेविड? हमेशा हम सब विधायकगणों पर संरक्षण रहता है। हम सब विधायकगणों की एक पीड़ा है। हम सब लोग जब प्रमुख सचिव या जगह जाते हैं तो ये लोग सचिव वगैरह उस गेट से हमें बुलाते हैं जिस गेट से अन्य लोग जाते हैं, और जब इनके खुद के IAS वो आते हैं तो वो एक VIP गेट खुलता है। तो हमारी गरिमा का थोड़ा ध्यान रखा जाए। आपका संरक्षण हमेशा मिला है हम सब विधायकों को, और इसका संरक्षण दिया जाए सभी विधायकों की। माननीय मंत्री जी, विधायकों का सम्मान के लिए ये विषय है, इसको आप जरूर इस बात की आवश्यक विचार कर लेंगे इसके ऊपर। नियम तुम्हारी है सूचना, या तो आज नियम 56 के 15 सूचनाएं प्राप्त हुई। 2 सूचनाएं ग्राह्यता के लिए सुनी जाएंगी और 2 सूचनाओं के ऊपर ध्यान आकर्षण किया जाएगा। पहली सूचना श्री अतुल प्रधान। निधन